तो इससे पहले हमने 5 प्रीएम्बल के इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े थे, वही डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर और सॉवरेन वाला। ठीक है, उसमें से 2 जो थे वो बाद में अमेंड हुए थे, हमने ये भी पढ़ा था। अब हम लोग आज पढ़ रहे हैं लास्ट के जो 2 थे, जैसे सेकुलर और ये सोशलिस्ट, वो बाद में अमेंड हुए थे और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इंडिया की खासियत है। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि दुनिया भर में 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, दोनों को चूज करना होता है कि कौन सी गवर्नमेंट से रन करना है। इंडिया ने चूज किया कि वो पार्लियामेंट के थ्रू चलेगी, और जैसे यूएस की मैंने एग्जाम्पल दी थी, वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को फॉलो करती है। उसके अलावा तीसरी गवर्नमेंट जो होती है वो मोनार्की वाली गवर्नमेंट होती है। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। तो हम अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो पढ़ने जा रहे हैं, गौर से समझिएगा। पार्लियामेंट कंट्रोल करता है सभी फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि क्या होते हैं, बेसिकली एग्जीक्यूटिव होते हैं। यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, कैसे। तो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, एग्जीक्यूट करने वाले, तो मेनली जो नेता लोग होते हैं, और ये खास नेता जो गवर्नमेंट जीती हुई होती है, सत्ता में होती है, उसके जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए जो मिनिस्टर चूज किए जाते हैं, वो वाले मिनिस्टर जो वर्क करते हैं गवर्नमेंट के साथ। मिनिस्टर तो सभी होते हैं, राहुल गांधी भी मिनिस्टर है, पर उनके पास गवर्नमेंट नहीं है अभी, लेकिन वो मिनिस्टर जो गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं उन्हें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, और जो खास होते हैं। ठीक है, और यही होते हैं एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे गवर्नमेंट की, और इनकी सलाह से ही प्राइम मिनिस्टर कोई भी काम करता है या गवर्नमेंट रन करता है। इनकी सलाह बहुत जरूरी होती है। जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम में काउंसिल्स बहुत जरूरी हुआ करते थे एक टाइम पे, वैसे ही आज की डेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही गवर्नमेंट बनाती भी और गवर्नमेंट गिराती भी। यानी 50 अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं किसी नेता के साथ, उनमें से 26 अगर पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट ही हमारी गवर्नमेंट की फॉर्म है। ओके, अब मूविंग ऑन टू सेकंड पॉइंट, हेंस इट इज कॉल्ड, इस वजह से हम इसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। इज वीडियो वर्किंग? ओके, ठीक है। इंडिया ऑप्टेड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने हमारा ऑप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश पैटर्न पे, यानी ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है, हमने भी वही फॉलो किया है। पार्लियामेंट में 2 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। ठीक है, नॉमिनल होता है और एक रियल होता है। आगे पढ़िए, इसका क्या मतलब, एक नाम का हेड होता है और एक काम का हेड होता है, एक असली हेड होता है और एक सिर्फ नाम जिसका चलता है। यानी जैसे मेरी कोचिंग है, मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या हूं मैं, उस टाइम पे रियल हेड हूं, और वैसे भी मैं इस कोचिंग का रियल हेड हूं, कोचिंग मेरी ही है, ये हो गया रियल हेड। अगर मेरी जगह कोई दूसरा टीचर आके मेरी ही कोचिंग में पढ़ा रहा है तो वो क्या हो गया, मेरे नाम पे आके पढ़ा रहा है वो दूसरा टीचर, यानी कि वो क्या हो गया, नॉमिनल हेड हो गया। ठीक है, यानी किसी और सब्जेक्ट का टीचर पढ़ा रहा है आपको लॉ की क्लास, तो वो क्या है, इस कोचिंग में नॉमिनल है, और मैं क्या हूँ, रियल हूँ। क्योंकि मैं यहाँ बैठूं या नहीं बैठूं, मैं हर हाल में इस कोचिंग का रियल ही हेड हूँ। ठीक है, तो 2 तरीके के हेड होते हैं। अब कौन होता है नॉमिनल और कौन होता है रियल, यानी हमारे गवर्नमेंट में भी नॉमिनल और रियल हेड होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, लिखा हुआ है साफ साफ। कौन होता है नॉमिनल, जिसका नाम चलता है, यानी पूरी दुनिया में जो सबसे पावरफुल माना जाएगा, इंडिया में सबसे पावरफुल कौन, या जिसकी सबसे ज्यादा पावर है, वो है प्रेसिडेंट, क्योंकि इसका नाम चल रहा है। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, इसका नाम चलता है, यानी गवर्नमेंट की पहचान उसके प्रेसिडेंट से होती है, ना कि प्राइम मिनिस्टर से होती है। यहाँ पे बोल रहे नाम चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में कौन काम कर रहा है, रियली कौन काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर। जैसे मेरा क्या हो गया, इस कोचिंग की पहचान मेरी वजह से, तो मैं क्या हूं, नॉमिनल हेड हूं। अब अपनी क्लास में मैं जब क्लास ले रहा हूं तो उस टाइम मैं नॉमिनल नहीं, उस टाइम मैं रियल हेड हूं, क्योंकि मैं अपनी क्लास में अपनी क्लास ले रहा हूं। तो नॉमिनल तो मैं था ही था, मैं रियल भी हो गया। लेकिन मेरी ही क्लास में कोई और बंदा अगर ले रहा है तो यहाँ थोड़ा मामला उल्टा है, वो नॉमिनल होगा, वो रियल, लेकिन वो अपनी क्लास जो ले रहा है उसमें वो टीचर क्या होगा, रियल होगा। ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है तो डायरेक्ट समझ लो, इंडियन गवर्नमेंट में सिंपली क्या होता है, जो जिसका नाम चलता है पूरी दुनिया में वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहलाता है, और जिसका काम चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव। तो रियल एग्जीक्यूटिव 2 बंदे होते हैं, वहां पे बैठता है प्रेसिडेंट बैठता है। तो आवाज नहीं आ रही, हाथ में लेके बोलूं, आप सुनो। ठीक है, तो अच्छा, ये तो प्रेसिडेंट, और स्टेट में जो बैठता है, स्टेट में कौन है, हमारा गवर्नर है। तो गवर्नर क्या हो गया स्टेट में, आपका नॉमिनल हेड। देखो अगेन, स्टेट में और सेंटर में, पहले तो सेंटर में 2 हेड हो गए, नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव, फिर स्टेट में भी 2 हेड हो गए, नॉमिनल एंड एग्जीक्यूटिव। तो अगर मैं बोलूं स्टेट का नॉमिनल कौन, तो स्टेट का नॉमिनल गवर्नर, क्योंकि गवर्नर प्रेसिडेंट की पावर सेम होती है, लिमिटेड टू स्टेट होती है, इसकी लिमिटेड टू पूरे इंडिया होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि रियल हेड सेंटर में कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और रियल हेड स्टेट में कौन है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर स्टेट के क्या होते हैं, वो रियल हेड होते हैं। यहां तक क्लियर है? तो ऑनलाइन भी जवाब दीजिए, क्लियर है कि नहीं है। आगे चलते हैं। बट दे आर ओनली नॉमिनल पावर, तो इनके पास सिर्फ नॉमिनल पावर है। नाम क्यों, यानी इसका क्या मतलब है सर, नाम चलता है, नाम चलता है, एक तो पहचान है, दूसरी चीज हर जगह इनके सिग्नेचर होंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट पास होगा तो गवर्नर या प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लगेंगे, ये होता है इनकी पावर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बात रखी जाएगी पर साइन किसके होंगे, गवर्नर या प्रेसिडेंट के। अगर ये लोग साइन नहीं करें तो वो चीज पास नहीं होगी, इसीलिए इनकी पावर क्या होगी, इनको साइन की पावर दे दी है। तो डिपार्टमेंट का जवाब जाकर के किसको देता है, प्राइम मिनिस्टर को। आप प्राइम मिनिस्टर रेलवे भी देख ले, प्राइम मिनिस्टर आपका ये कोल माइनिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट, हर काम प्रेसिडेंट, वो सॉरी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कर सकता, वो अपने साथ कुछ मिनिस्टर लेकर के आता है। ऐसे टेलीकॉम मिनिस्टर होते हैं, ऐसे टेलीविजन मिनिस्टर होते हैं। ये सब मिनिस्टर पावर से क्या मतलब हो गया, बेसिकली जो रियल काम है कंट्री के अंदर वो कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा और चीफ मिनिस्टर अपने अपने लेवल पे। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, कोई चीज पास करनी है तो उनको बस पास करना होगा। ठीक है,
ओरिजिनली इन प्रैक्टिस यूनियन एंड स्टेट हैड टू वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन में भी और स्टेट में भी दोनों में क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। यानी स्टेट के अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और सेंटर के अपने काउंसिल ऑफ, यानी चीफ मिनिस्टर को भी तो सलाहकार की जरूरत पड़ेगी ना, तो उनके भी अपने सलाहकार होते हैं और प्राइम मिनिस्टर के भी अपने सलाहकार होते हैं। ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होता है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी होता है यानी हमारे इंडिया की जो जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, वो मिलकर काम करते हैं, इंटीग्रेटेड है। यानी भले ही सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद हाई कोर्ट है, देन लोअर कोर्ट है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे का फैसला पलट सकती, नहीं। जो बड़ी कोर्ट है उसका फैसला हमेशा सबसे ऊपर होता है, निचली कोर्ट का फैसला सबसे कम पावर का होता है, ये बात तो सच है। लेकिन अगर छोटी कोर्ट को कोई जरूरत पड़ी बड़ी कोर्ट से पूछने की कि हमसे ये नहीं हो रहा है, कि आप हमारी मदद करेंगे, तो बड़ी कोर्ट मदद करेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड, जहां एक दूसरे की कोर्ट मदद करते हैं। ठीक है। तो हमारे इंडिया में एक यूनिक फीचर ये है कि हमारी कोर्ट्स इंटीग्रेटेड जुडिशरी पे वर्क करती हैं। स्टेट डज नॉट हैव सुप्रीम जुडिशियल कोर्ट। स्टेट के अंदर कोई सबसे बड़ी कोर्ट नहीं होती है, बल्कि हमारी सेंटर के अंदर सबसे बड़ी कोर्ट दी हुई है। यानी कि ऐसा नहीं कि स्टेट के अंदर भी बड़ी बड़ी कोर्ट्स हो। स्टेट के अंदर हाई कोर्ट्स हैं, पर हाई कोर्ट सुप्रीम नहीं कहलाएंगे। सुप्रीम कौन है? जो एक हो, अकेला हो, और अकेली कौन है? वो सेंटर में, वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। इंडियन स्टेट हैव सेपरेट, इंडिया के अंदर जितनी भी कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट्स कहलाती। स्टेट के अंदर हाई कोर्ट ऑफ स्टेट आर नॉट इंडिपेंडेंट। हाई कोर्ट क्या है? वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बट सबॉर्डिनेट है। इंडिपेंडेंट मतलब खुद से अपने सारे फैसले नहीं ले सकती हैं, लेकिन वो किसके थ्रू फैसले लेंगी? उनको फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट। आइए, उनको फैसला देगा, तो बेटा सही से बंद करो, सुप्रीम कोर्ट उनको फैसला देगा। यानी कि इसमें क्या मतलब, हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं लेती। हाई कोर्ट को कुछ भी बोला गया, हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, अगर वो फैसला गलत है, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट उसे बोलेगा कि इस फैसले को सही करिए, इस गलती को सुधारिए। दैट इज डन बाई आपका हाई कोर्ट। तो पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब होता है समझाना, चीजों को लिखना, बताना, सही करना। पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन और चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन टू हाई कोर्ट। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन की पावर हमारे किन किन कोर्ट्स को दी गई है, यानी फैसले बदलने की ताकत किस किस कोर्ट के पास है। फैसले बदलने की ताकत हमारे इंडिया में दो ही कोर्ट्स के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो है ही है, हाई कोर्ट्स के पास भी है। यहाँ पे चाहो तो लिख लो, इंडिया में अभी 25 हाई कोर्ट्स है, 25 लिख लो, और सुप्रीम कोर्ट हमारी एक है। कभी कभी हाई कोर्ट कितनी है ये भी पूछ लेता है। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया राइट नाउ। ओके। नेक्स्ट इज, इसके बाद क्या दे रखा है, दो इंपॉर्टेंट केसेस है। देखो केसेस से भी मैं फैमिलियर कराऊंगा, जो बच्चे बीए वाली क्लास में जुड़े हुए हैं वो केसेस का खाली नाम सुने, उनके में भी केसेस आ रहे हैं आजकल एमयू में। ठीक है। ऐसा नहीं कि बीए में नहीं आ रहे हैं। हैबियस कॉर्पस केस 1950 का और एडीएम जबलपुर के बारे में हमको अभी कुछ नहीं पढ़ना है, ये केस हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। हैबियस कॉर्पस तो एक रिट है, रिट मैंने 5 पढ़ाई थी अगर याद हो तो, उनमें से एक रिट होती है हैबियस कॉर्पस। का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। लिख लो मीनिंग जरा सा, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ये वाली सीट नहीं है बेटा आपके पास, कल वाली परसों वाली चल रही है, नहीं है क्या? नहीं कल तो नहीं हुई थी, परसों जो क्लास हुई थी। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब लिखिए आप लोग, टू हैव द बॉडी। लिख लिया मतलब क्या हो गया, मीनिंग क्या हो गई? बेटा क्लास के बाद ही देता हूँ, मैं कहीं पे रखी हुई मुझे भी मिल नहीं रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसने गलती की है, ठीक है, तो क्या है, पुलिस वालों ने इलीगली अरेस्ट कर लिया। अब फैमिली वालों से मिलने नहीं दे रहे। फैमिली वाले परेशान है कि हमारा जो जिसको आपने अरेस्ट किया है वो कहाँ है। ऑफिसर्स बता नहीं रहे, कभी कह रहे हैं इस थाने जाओ, कभी कह रहे हैं उस थाने। ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिकली मैंने बताया, रिट किसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, ऑफिसर्स के ऊपर। तो ये वाली लगती है पुलिस ऑफिसर्स या किसी और अधिकारी। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये रिट आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइल करिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बुलाएगा उस ऑफिसर को जिसने अरेस्ट किया था या जो भी किया था, और उससे बोलेगा कि वो कहाँ है जिसको आपने अरेस्ट किया। ठीक है। उसे हमारे सामने लाइए, आप इनको तो नहीं मिलवा रहे, आप हमारे सामने लाके खड़ा। तो उसको लाने की जो बात की गई, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू हैव द बॉडी। इंसान आएगा तो अपनी बॉडी के साथ ही तो आएगा, बॉडी छोड़ के थोड़ी आएगा, तो बॉडी है मेरे सामने लाओ। ये एक तरीके का क्या है, वोकैबुलरी है। इसकी मीनिंग होती है कि उस चीज को मेरे सामने लाओ। बॉडी से मतलब यहाँ जिस्म नहीं है, यहाँ बॉडी से मतलब उस पर्सन को। ठीक है। यहाँ ये ऑर्डर है, हैबियस कॉर्पस इज अ रिट, क्योंकि एक ऑर्डर के फॉर्म में जज के, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, इसमें आप इलीगली डिटेन बंदे को सामने बुलाए। इलीगली डिटेन याद रखना, लीगली डिटेन बंदा है तो उसको तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर किसी को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया तो उस पर रिट लगे। एडीएम जबलपुर केस आता है उसके बाद। एडीएम जबलपुर केस में बेसिकली एडीएम साहब थे जबलपुर के, उनके बीच में केस था। अगेन ये भी एक रिट का केस है, हम इसके बारे में डिटेल बाद में पढ़ेंगे, जान लो। ये क्या है, जुडिशरी क्या था इसमें, ये हैबियस कॉर्पस पहले हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से फैसला सही नहीं आया, देन सुप्रीम कोर्ट में गया। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी की एग्जांपल है ये केस जो है। एक जगह से दूसरी जगह केस गया, ट्रांसफर ऑफ केस भी क्या होता है, इंटीग्रेटेड का पार्ट होता है। ठीक है। अब आइए, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज मतलब होता है वोटिंग देने का हक है आपको। ठीक है। वोट देने का हक है। इंडिया में वोट देने का हक कब से शुरू किया बेटा? 18 साल की एज से आप वोट दे सकते हो। आप में से किसी ने वोट दिया अभी तक? ठीक है। क्या आपने, कैसा लगा वोट देकर? किस पार्टी को वोट दिया आपने? जीता वहां से हारे, बस दे आएगा वोट, मतलब नहीं फिर जीता अपन हारा, काम होते रहना चाहिए।
तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब होता है, देखो मीनिंग ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वोटिंग, रिलेटेड टू वोटिंग। तो अगर ये वर्ड दिखे आपको समझ लो वोटिंग की बात हो रही है। वोटिंग राइट हैज बीन ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन, जो 18 साल का उसको वोटिंग राइट है, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को हटा करके। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? किसी भी भेदभाव को हटा करके, यानी आपकी कास्ट कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, रेस कोई भी हो, यानी कलर कैसा भी हो, लाल पीले हरे गोरे, आप किसी भी कलर के हो, आपका सेक्स कोई भी हो, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर हो, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ आप कहीं भी पैदा हुए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको उस जगह पे वोटिंग देने का हक है तो आप वहां पे वोटिंग दोगे, पर इनके अलावा किसी भी बेसिस पे आपको रोका जा सकता है। इन बेसिस पे आपको कभी नहीं रोका जा सकता। ये जो बेसिस है ना, रट जाओ, कौन कौन से बेसिस पे आपको रोका नहीं जा सकता है, वो यहाँ लिखा हुआ है, CCRRST, शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, ठीक है। तो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे आपको वोटिंग राइट्स नहीं रोकी जाए। इसके अलावा अगर कुछ है तो रोका जाए। फॉर एग्जाम्पल सर, इसके अलावा क्या, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा बोर्ड नहीं लगा हुआ है, वहां पे आपको कोई रोक रहा है कि आपको हम अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि यहाँ से फीमेल वोट देंगी, हालांकि ऐसा कुछ लिखा नहीं इंस्ट्रक्शन, तो वहां पे आप लड़ सकते हो, क्योंकि वो तो आपको ऐसे रोक ही नहीं सकते अंटिल इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑर्डर पे आया हुआ, तब तक आप जब तक अपनी आप से ना देखो, ठीक है, तब तक तो नहीं हो सकता। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज को लोग क्या है, हॉस्टल है, लड़कियों का है पूरा। अब वहां पे एमयू में कोई एडमिशन लेता है लड़का, उसका भी बीएम होता है, किसी लड़की का भी बीएम होता है, उसको तो मिलता है अब्दुल्ला हॉल, ठीक है। लड़की को, लड़के को क्या मिलेगा, कोई इधर वाला कोई भी हॉल, ठीक है। अल्लामा मान लो, अल्लामा 11th को मिलता है, मान लो अल्लामा मिल गया उनको, ठीक है। अब वो कह रहा है नहीं मुझे अब्दुल्ला ही चाहिए, क्या वो कर सकता है ऐसा? नहीं, क्योंकि वहां तो अलाउड ही नहीं है बेटा। नहीं, मुझे वो जगह अच्छी लगी, पेड़ पौधे बहुत है, हरियाली बहुत, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। तो ये चीज, जो चीज रोकी गई है वो आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपको बस क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब टू अवेल वोटिंग राइट्स वाज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स। पहले वोटिंग एज हुआ करती थी 21 साल, बाद में ये एज घटा के 18 साल कर दी गई। 21 साल कब तक एज हुआ करती थी? 21 साल की एज होती थी 1989 तक। 1989 तक जो एज थी वोटिंग एज, वो 21 साल थी। 21 साल पे ही आप वोट दे सकते थे, 21 साल से कम वाले वोट नहीं दे सकते थे। ये डेट अक्सर एग्जाम में आती है कि कब 18 ईयर्स एज कन्वर्ट की गई। या तो ऐसे पूछ ले 18 ईयर्स कब हुआ, या ऐसे पूछ ले 21 साल कब खत्म, दोनों में डेट तो सेम ही होगी ना, 1980, ठीक है। तो ये डेट याद रख लेना। और ये कब हुआ था? जब भी कोई चीज चेंज होती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट होता है, उसे हम अमेंडमेंट बोल लो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 61वां अमेंडमेंट था। इससे पहले मैंने आपको एक अमेंडमेंट पढ़ाया था 42वां, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला, एक ही तो पढ़ा है अभी तक मैंने, जो जिससे आधा कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया था। पर ये जो 61वां अमेंडमेंट है, एक ही चीज बदली गई थी, वो क्या था? वोटिंग एज। जब इसकी जरूरत पड़ी बहुत ज्यादा कि वोटिंग एज बदलनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में 21 साल दी हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं बदल सकते, बदलने के लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट आपने किया, तो जब वो किया गया तो 61वें नंबर का, ठीक है। ठीक है, और वो सन कौन सा था? 1989। जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो वो सन था 1976 के, उसके कई सालों बाद हुआ है। इसमें और भी अमेंडमेंट हुए होंगे। इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ रहे हैं इंडिया में, वो है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी क्या होती है? जब इंडिया में कोई आपातकालीन स्थिति बन जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें क्या होता है, अपने इंडिया को क्लोज करना पड़ता है, ठीक है, ताकि कोई अटैक या कोई इस तरीके की चीज हम पे ना हो, लोग सेफ रहे, रोड पे ना घूमे। वो जो सिचुएशन होती है वो इमरजेंसी वाली। इमरजेंसी के अभी रिसेंट एग्जाम्पल हमारे सामने कोविड था। कोविड में 2019 में, अगर आप लोग को याद हो, तो सड़कें सुनसान हो गई थी, सब बंद हो गया था। दैट इज ऑल्सो एन इमरजेंसी, तो वो मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी। ये वाली इमरजेंसी इंडिया में 3 तरीके की होती है, याद रखिए। इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी कौन सी है? एक, जब कोई दूसरी कंट्री हम पे हमला कर रही है, एक तो वो इमरजेंसी होती है। एक, जब हम खुद हमारी गवर्नमेंट पे हमला कर रहे हैं, यानी हम अपनी गवर्नमेंट से कुछ नहीं, हम अपनी गवर्नमेंट पे हमला कर रहे हैं, एक वो इमरजेंसी। हमें गवर्नमेंट नहीं पसंद है, गवर्नमेंट गिराने के लिए देश में ही आपस में लड़ रहे हैं, वो एक इमरजेंसी। एक, दूसरे लोग हम पे हमला कर रहे हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। और तीसरी होगी जब हमारे पास पैसा खत्म हो गया, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब पैसा खत्म हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं, इंडिया में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है, लेकिन ये भी एक इमरजेंसी है। मान लो पैसा ही नहीं है, गवर्नमेंट रन ही नहीं कर, गवर्नमेंट रन नहीं करेगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, घर में पैसा नहीं होगा तो दंगे होंगे ना, डेट इज ऑल्सो इमरजेंसी। तो इमरजेंसी भी हमारे यहाँ की यूनिक है, पूरी दुनिया भर में नहीं होती है ऐसा, मतलब दुनिया भर में एक ही इमरजेंसी या 2 होती है, हमारे यहाँ 3 इमरजेंसी। एक तो नेशनल है, नेशनल मतलब हो गई, नेशनल मतलब होगी इंटरनेशनल, यहाँ पे मतलब दूसरी कंट्री से। स्टेट इमरजेंसी जो आपस में, या तो स्टेट के बीच में लड़ाई हुई, या फिर लोगों की स्टेट से लड़ाई हुई, गवर्नमेंट से। तीसरी फाइनेंशियल। इफ समवन अटैक अवर कंट्री देन ऑल कंट्रोल, अगर कोई हमारी कंट्री पर अटैक करता है तो जितनी भी पावर है पूरी कंट्री की, वो एक ही गवर्नमेंट के पास आ जाती है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को चला रही होती है और प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट पावर में आ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम खत्म हो जाती है। यूपी में भी अगर स्टेट गवर्नमेंट है और कोई इमरजेंसी आ गई तो स्टेट गवर्नमेंट खत्म, जो सेंटर में गवर्नमेंट होगी वही इंडिया की पूरी, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जो कि दुनिया में आप कहीं नहीं देखोगे। सिंगल सिटीजनशिप, वी कैन नॉट एक्वायर ड्यूल सिटीजनशिप। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में आप अगर नागरिक इंडिया के हो तो आप सिर्फ इंडिया ही के नागरिक हो, आप कहीं और की नागरिकता नहीं ले सकते। इसे हम बोलते हैं सिंगल सिटीजन। जैसे यूएस में ड्यूल सिटीजनशिप है, अगर आप यूएस के नागरिक हो, आप किसी और कंट्री की नागरिकता लेना चाहो तो आप ले सकते हो, वो होता है ड्यूल सिटीजनशिप। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, अगर आप इंडिया छोड़ोगे तो आपको इंडिया की नागरिकता भी छोड़नी पड़ेगी। तो अगर आप किसी और कंट्री की नागरिकता लोगे, उसी वक्त आपकी इंडिया की नागरिकता खत्म।
तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप कहीं जाते हो वहाँ की नागरिकता ले लेते हो तो इंडिया की नागरिकता उस टाइम पे खत्म हो, ठीक है। फिर आप इंडिया में कुछ क्लेम नहीं कर सकते, इवन योर प्रॉपर्टी भी क्लेम नहीं कर सकते, या तो पहले बेच के जाओ, निकल के बाद में आपने आप बेचा जाए तो वो आपका है ही नहीं, अब इंडिया में आप हुई प्रॉपर्टी भी आपकी, अगर आपके नाम पे तो आपकी नहीं है गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे फीचर्स खत्म होते हैं।